कोटा से हमें एक बहुत बड़ी आगाही मिली कि रेसिंग पिजन का शौक किस तरह होता है, किस तरह कोयटा में आया, किस तरह इसको आगे लेके जाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो आइए दोस्तों, क्यों कि ये आप देख रहे हैं कि जैसा कि सैयद अहमद वली भाई ने आपको बताया, ये कबूतर डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, यूके, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, वहाँ से ये कबूतर आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है वहाँ के मौसमी हालात, पाकिस्तान के कोयटा के मौसमी हालात, इनका रहन सहन, खुराक, इस पे भी हम थोड़ी सी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। तो आइए दोस्तों, बड़ी हैरानगी हुई इस बात की कि 7 दफ़ा कंसेक्टिव, जिसमें उनकी हैट्रिक भी शामिल है, उन्होंने ये एजाज़ अपने नाम किया। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाला जी, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपने बड़ी शानदार कामयाबियां अपने नाम समेटी हैं। तो क्या अब समझते हैं आप अहमद भाई, मैंने पहले भी ये बात की कि ज़िंदगी का कोई शोबा या कोई भी कामयाबी है, उसके पीछे कोई अवामल कार फरमा होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। बाकी किस्मत का अमल दखल भी इसमें है, नो डाउट, वो हमारा ईमान भी है। आप क्या समझते हैं कि आपकी इन कामयाबियों के पीछे कौन से वो राज हैं, कौन सी वो गुत्थियाँ हैं कि माशाल्लाह आप दिन ब दिन जो है अपने शौक़ में तरक्की करते जा रहे हैं? इसमें कमिटमेंट सबसे पहली चीज़ है। जो आपकी कमिटमेंट चाहिए, जो भी फील्ड हो, आप कमिटमेंट के साथ उसमें काम करें तो यकीनन जो है उसमें कामयाबियाँ मिलती हैं। मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि शुरू से मुझे बर्ड्स एक तो अच्छे मिले, दूसरी ये कि मुझे जो एक एज हासिल था वो ये था कि मैं साइंटिफिकली चीज़ों को स्टडी करके, इनकी फीडिंग को स्टडी करके और इनके ट्रेनिंग को, इनके मेटाबॉलिज्म को और वेदर को, ये सारी चीज़ें स्टडी करके उसके बाद अपने बर्ड्स पे वो चीज़ें कोशिश करता था अप्लाई करूं और कोशिश करता था कि उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकूं। मेहनत पूरी की है और कमिटमेंट के साथ की है। एज ए टीम अहमद वली लॉफ्ट में सिर्फ इंडिविजुअली मैं नहीं हूँ, मेरे ताया जो हैं वो शौकीन हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बर्ड्स के साथ। मेरे वालिद मरहूम जो हैं, उनकी जो रहनुमाई थी वो हासिल थी पहले। तो इस एक कम्बिनेशन जब सारी चीज़ों का इकट्ठा होके जब एक साथ होता था तो हम मेहनत करके जब देते थे टॉसेस वगैरह, ट्रेनिंग और रिजल्ट्स में फिर आखिर में हम रिलैक्स बैठे होते थे। हम एज ए स्पोर्ट्स इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने हमें नवाजा है, हमें बहुत सारी प्राइजेज़ मिली। जो जितनी मेहनत हमने की है तो अल्लाह ने उसका जो है वो फल हमें दिया। तो क्या अहमद भाई, ये खुराक के हवाले से जो आम खुराक है, खुराक का लफ्ज़ वैसे तो हम पंजाब में इस्तेमाल करते हैं कि दौरान उड़ान कबूतरों को जो खुराक, मतलब बादाम वाली खुराक दी जाती है, इनका जो आम खाना पीना है, क्या बाहर से कोई डिफरेंट करता है सिलसिला, या आप वही जिस तरह वो लोग करते हैं आप भी उसी तरह करते हैं? नहीं, मैंने उनके जो बाहर वालों के जो फीडिंग सिस्टम है, फीडिंग के तरीक़ाकार है, मिक्सेस हैं, उनको स्टडी किया है। इनके मेटाबॉलिज्म जैसे मैंने आपको कहा कि स्टडी किया है कि रेसिंग के दौरान इनको कौन सी खुराक ज़्यादा चाहिए होती है। आया वो फैट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, आया कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, फैट्स कितने होने चाहिए जिस्म में, वेट कितनी होनी चाहिए, उसके बाद जो है प्रोटीन का लेवल क्या होना चाहिए, प्रोटीन अगर ज़्यादा हो तो क्या नुकसान होता है, अगर कम हो तो क्या नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें स्टडी करके फिर और अपने माहौल को देखते हुए मैंने एक मिक्स बनाए हैं, मिक्सेस बनाए हैं अपने रेसिंग के हवाले से। मुख्तलिफ ग्रेन्स यहाँ पर जो अवेलेबल हैं हमारे बलूचिस्तान में, तो उन्हीं को देखते हुए मुख्तलिफ मिक्सेस बनाए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और वही मैं अपने बर्ड्स को फीड करता हूँ और उसी से मेरे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हमें ऐसी खुराक चाहिए होती है जिसमें उसमें एनर्जी भी हो और वो थके भी ना बर्ड, एक्स्ट्रा वेट भी कैरी करना ना पड़े और रिज़ल्ट भी बेहतरीन हो। तो वो कम्बिनेशन ये तजर्बे के साथ पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल अभी हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मखसूस ब्रीडिंग मिक्स है। ब्रीडिंग मिक्स अलग है, रेसिंग मिक्स अलग है, मोल्टिंग मिक्स अलग है, जो हम यहाँ पे ख़ुद बनाते हैं और वही देते हैं, उससे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं माशाल्लाह। मतलब खुराक का जो ब्रीडिंग का है वो इलादा उनका सिलसिला है, और जो प्रवास करने वाले रेसर जो है जी उनका इलादा है, उनका अलग है। ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है और प्रोटीन हाई डाइट हम देते हैं और उसके साथ फैट्स होते हैं ज़्यादा। लेकिन आप जब रेसर्स को देखते हैं, रेस खेलने वाले, उड़ने वाले बर्ड्स हैं, उनको हम प्रोटीन एक कम लेवल में देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं, 14% से ज़्यादा नहीं होता मिक्स में,
और कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा फोकस, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। फैट्स भी साथ में होते हैं क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंडा है, तो जिस्म में थोड़े से फैट्स भी होने चाहिए कि वो गर्मी वो दे सकें उसको। तो अलग अलग मिक्सेस बनाते हैं हम इसके लिए जो है, रेसिंग के लिए और ब्रीडिंग के लिए। इनका ये दाना आप बनाते हैं मिक्स करके जिस तरह आपने, तो ये क्वेटा से अवेलेबल है सारी चीज़ें जो इसमें इसके जो कंटेंट हैं वो सारे दाने के मिल जाते हैं आपको? जो चीज़ें क्वेटा में अवेलेबल हैं उन्हीं चीज़ों से हमने परसेंटेजेस वगैरह बना के वो दाना मिक्स बनाया है अपने लिए। हमारे क्वेटा में जो सीड्स मिलते हैं, पंजाब से बहुत सारे सीड्स यहाँ पे आते हैं, अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे जो रेसिंग मिक्स बनाते हैं वो कम से कम 15 से 20 किस्म का उसमें ग्रेन है, 15 से 20 किस्म की चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं। उसकी वैरायटी इस वजह से देते हैं, अगर आप एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं 3 किस्म के ग्रेन्स उठा लूँ, मकई हो गया, जवार है और बाजरा है, ये तीनों चीज़ें भी आप मिक्स कर लें तो फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो रेशो भी मैं एक उसी परसेंटेज में लेकर आ सकता हूँ। लेकिन वैरायटी हमें इसलिए रखनी पड़ती है कि क्योंकि मिनरल्स एक ग्रेन में ज़्यादा होते हैं, दूसरे में कम होते हैं। तो जब वैरायटी ज़्यादा हो जाती है, 15 से 20 किस्म के ग्रेन्स होते हैं, तो उसमें मिनरल डेफिशिएंसी का होना बहुत कम हो जाता है। पिजन्स में हर किस्म के मिनरल्स उनको मिलते हैं और परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के हम एक मखसूस रखते हैं, लेकिन वैरायटी से मुख्तलिफ मिनरल्स, मुख्तलिफ चीज़ें उनको मिल जाती हैं बर्ड्स को, तो इस वजह से वैरायटी ज़्यादा रखते हैं और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि एक लफ्ज़ मैं ना नुस्खे का इस्तेमाल करूँगा कि पंजाब में आप देखते हैं, शायद आपके नॉलेज में भी हो, कि हाई फ्लाइंग पिजन या लो फ्लाइंग पिजन की जिस दिन कंपटीशन होते हैं, एक तो उनकी खुराक उन्हीं दिनों में पर पटाई के बाद जिस वक्त कबूतर उड़ने के काबिल होते हैं तो बादाम की खुराक शुरू हो जाती है, उनके साथ घी के बोरे शुरू हो जाते हैं। फिर जब जिस दिन कबूतरों ने उड़ना होता है उस रात में भी वो कोई नुस्खाजात जो हैं, ये आजी जमाल नासर को पता होगा कि रात को भी कोई नुस्खा कबूतरों को देते हैं, फिर सुबह उड़ने से पहले भी देते हैं। क्या आपके भी इस शोबा में, रेसिंग पिजन के शोबा में ऐसे मामलात हैं? इसमें जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि लोग ये करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर जो ये खुराकें हैं, जो नुस्खे हैं, ये बादाम का पानी वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, ये थ्योरी ये यहाँ पे लोगों ने एक्सपीरियंस के साथ साथ ये सीखी हैं और लोग देते हैं बर्ड्स को बग़ैर स्टडी के, बग़ैर किसी नॉलेज के वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हुए उनको लगा कि बेहतर चीज़ है तो उन्होंने दे दी। लेकिन फार्मूला वही फार्मूला है कि अगर आप बादाम देंगे, ऑयल वाली चीज़ें देंगे तो आप फैट्स दे रहे हैं मेरे हिसाब के मुताबिक, और इसी तरह से और भी चीज़ें देते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, उनका फार्मूला तो तकरीबन वो कोशिश करते हैं वही चीज़ें दें और वो तजर्बे से सीखे हुए हैं। मैं वही कमी या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं फीडिंग मिक्स में पूरे कर देता हूँ कि वो चीज़ें जो वो बादाम यूज़ करके देते हैं वो मैंने फीडिंग मिक्स में पूरी की हुई है। वो मेरे बर्ड्स को हर टाइम अवेलेबल है मेरे बर्ड्स के लिए। बादाम में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं, उसमें जो है प्रोटीन ज़्यादा है, बादाम में जो है मिनरल्स कुछ हैं इस तरह से कि वो लिवर के जो है लिवर को हेल्प करती हैं। तो वही चीज़ें जो है मैंने दाने में मुख्तलिफ सीड्स के ज़रिए वो चीज़ें पूरी की हुई हैं, उसकी कमी बर्ड्स में आती नहीं है। इस वजह से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती यूज़ करने की, मेरे बर्ड्स सिंपल फीड पे होते हैं। सप्लीमेंट्स में अगर मुझे फिर भी हमारी फीड की क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है, अच्छी नहीं मिलती कभी कभी, तो उसमें ग़िज़ाइयत उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से होनी चाहिए, तो तब हम मजबूर होकर कभी कभी सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। लेकिन वो सप्लीमेंट्स भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ के सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं करते, ना ही नुस्खे यूज़ करते हैं। हम सिर्फ फीडिंग पे, सिंपल फीडिंग पे हम अपने रेसेस करवाते हैं और एक आध सप्लीमेंट उसके साथ यूज़ कर लेते हैं। सर आपके नॉलेज में हो रॉयल पिजन क्लब यूके से, जिसको मलका बरतानिया आप भी ऐड कर रही हैं, बड़ी एक उसकी हिस्ट्री है। तो मेरे एक दोस्त है वहाँ, चौधरी अरशद उनका नाम है, एक दफ़ा उन्होंने मुझे वो 2-3-4 क्लिप भी भेजे कि अब वहाँ जो है कि वो सख्त मुमानत है कबूतर पे, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जो कि अब उसके मतलब मसल्स को बूज़ ऑफ करे, जिस तरह ये आप देखते हैं ना कि लोग मसल्स बनाने के लिए कोई सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे के साथ लोग सीख भी जाएंगे। मैं भी वैसे पहले दिन नहीं सीखा, तजर्बे से सीखा हूँ कि जितने से ज़्यादा सप्लीमेंट्स आप यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, परफॉर्मेंस उतनी ख़राब होती जाती है।
आप जितना सिंपल रखेंगे इस शौक को, जितना सिंपल होगा उतना ही बेहतर रिजल्ट आपका आएगा। ये शुरू में जब आप, ये मार्केट है यहाँ पे पब्लिसिटी जो ब्रांड्स हैं वो इतना करते हैं ना, आपको अट्रैक्ट करते हैं ये चीज़ें। आप देखते हैं कि भाई मसल बूस्टर है और आप मसल बूस्टर की तरफ भागते हैं, दूसरी तरफ कार्बो है, एनर्जी मिल रही है, आप कार्बो की तरफ भाग जाते हैं। आप जो है मुख्तलिफ चीज़ें इतनी मार्केट में आ गई हैं, इतने ब्रांड्स हैं कि आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन उन चीज़ों के यूज़ करने से एक ज़माने में मैं भी अट्रैक्ट हुआ, मैंने भी यूज़ किए, लेकिन मैंने महसूस किया कि उनसे रिजल्ट्स मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। जितने ये रेसर्स आप नेचुरल फीड पे रखेंगे, इनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी घर पे, सेहत इनकी अच्छी होगी, तो ये उतना ही अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा फोकस मेरा जो है फीडिंग पे, नेचुरल चीज़ों की से जो ग्रेन्स हैं वो फीड करें इसको, सेहतमंद रहेंगे, अच्छी सेहत में रहेंगे, अच्छी मोल्टिंग करेंगे, मोल्टिंग के बाद निकलेंगे, इनकी सेहत अगर अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस ये बहुत ज़बरदस्त देंगे। और उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें इनको देने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अक्सर रेसेस में, उनकी वजह भी ये नुस्खे हैं। ज़्यादा जो चीज़ें उनको सप्लीमेंट्स मिलते हैं तो उनका जो सिस्टम है हमें पता नहीं चलता हम कितना जुल्म कर रहे होते हैं। उनको इतनी ज़्यादा चीज़ें दे रहे होते हैं कि उनका माइंड जो है वो बिल्कुल इफेक्ट हो जाता है, वो नेविगेट नहीं कर पाते, उनकी सेहत वो रह जाते हैं। ख़ास तौर पे रेसेस के दौरान, रेसेस के करीब 1 दिन पहले, 2 दिन पहले तो इनको सिर्फ सादा पानी और सादे दाने के अलावा कुछ भी हम करीब भी नहीं होने देते हैं, कि क्योंकि वो इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने सईद अहमद वली साहब की बातें सुनी। ये बड़ी टेक्निकल बात है, बड़े दलाइल से उन्होंने ये बात की कि आप देखें जिस तरह के आप हाई फ्लाइंग पिजन को मखसूस खुराक 1 महीने के लिए आप कहते हैं कि उड़ान से फिरतों में हम जो है उसको खुराक देना शुरू करते हैं, फिर जो आपकी उड़ानें होती हैं उसमें, तो सैयद अहमद वली साहब ये कह रहे हैं कि आम वो कमी जो है वो हम सारा साल जो है उसको, तो ज़ाहिर है एक चीज़, एक बच्चे को आप 40 दिन खिलाएं, उसके कोई और इफेक्ट्स होंगे। अगर आप पूरा साल एक चीज़ आप उस चीज़ को दे रहे हैं, साथ साथ उसका ट्रेनिंग प्रोसेस भी ठीक है, तो ये बात जहन को अपील करती है कि नुस्खाजात से बचा जा सकता है। तो अहमद भाई, इसके अलावा हमारा एक परपटाई का अंदाज़ होता है कबूतर उड़ाने से पहले इनके पर जो खींचे जाते हैं, तो आप किस तरह इनकी परपटाई का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह करते हैं आप? ये सीज़न पे डिपेंड करता है। हम अभी तक तजर्बाती फेज़ में, इसमें हम रेसिंग सीज़न डिफाइंड नहीं है हमारा। हमें ये नहीं पता कि हमने किस सीज़न में हमने रेस खेलना है। जब हम फरवरी और मार्च में जब खेला करते थे तो वो नेचुरली ये मोल्ड कर जाते थे, लेकिन अभी चूंकि हमारे रेसेस जनवरी की तरफ आ गए हैं तो हमें मजबूरन इनके पर जो हैं खींचने पड़ते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि पर खींचना वगैरह, तो हम ज़्यादा इसके पर नहीं खींचते। 2 आखिरी कलियाँ जो हैं 10वीं, 9वीं और 10वीं कली जो हैं वो लोग अगस्त में या सितंबर में वो 2 पर उसको पहले काट के 15 दिन का गैप देने के बाद जो है खुराक सही करके, थोड़ा सा वो फैट्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की मोल्टिंग का अलग मिक्स बनता है, वो मिक्स जब स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद खींच लेते हैं, सिर्फ 2 कलियाँ खींचते हैं और वो टाइम के साथ पूरी हो जाती हैं, फिर हम उसकी ट्रेनिंग शुरू करवाते हैं। पहले जो 15 दिन आप उन कलियों को काट के, पंजाब में तो हमने देखा है कबूतर पकड़े, ठक 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 ठक, दुम भी काट दी, पर भी सारे बगल के पूरा मतलब नंगा कर, तो आपने देखा होगा गेंद बना होता है। नहीं, पर के जो स्टेम है अंदर की, जो उसमें वो जान होती है, जिंदगी होती है, जिसकी वजह से पर जिंदा रहता है। अगर वो उसका कनेक्शन जो है अंदर मसल्स के साथ भी कनेक्ट होते हैं वो पर, अगर वो आप डायरेक्ट खींचते हैं तो यंग बर्ड्स, चूँकि हमारे बर्ड्स अक्सर यंग होते हैं, यंग बर्ड्स के आप अगर पर डायरेक्ट खींच लें तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि वो पर ख़राब हो जाते हैं फिर जो निकलने वाले हैं। तो उसको जब आप काट देते हैं, ये थ्योरी साइंटिफिक ये बात है, यूरोप में और ये करते हैं, जब आप पर उसको काट देते हैं तो वो कनेक्शन जो अंदर की वायर है या जिस तरह से कनेक्ट है वो कट जाती है, 15 दिन में उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। फीड लेना बंद, लेना बंद कर देता है और वो अंदर के मसल्स के साथ वो मसल्स उसको लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो आप खींचे तो उसमें मसल्स उसके साथ डैमेज नहीं होते उसके, तो पर उसके बिल्कुल सही आते हैं। तो ये जिधर भी आप जाएं यूरोप में, दुबई और मिडल ईस्ट के एरिया जितने, कुवैत वगैरह, वहाँ पे सीज़न दिसंबर में होता है तो वो उनको भी मजबूरन ये पर खींचने पड़ते हैं। तो ये वहाँ के उस्तादों से, वहाँ के फैंसियर से ये सीखा है कि ये 15 दिन पहले, कम से कम 15 दिन ये पर खींचना, काटना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, उससे पर बहुत बच जाते हैं, ख़राब नहीं होते। तो क्या आप ये हाई फ्लायर को भी ये सजेशन देंगे? जाहिर है वो भी एक प्रोसेस है इसी तरह, बिल्कुल वो ये इसी तरह करें, मतलब 15 दिन पहले, 15 दिन उसमें फिर आप जो काट के रखते हैं 15 दिन, वहाँ से आप मखसूस खुराक उनको देनी शुरू कर देते हैं। उससे पहले, काटने से पहले तकरीबन ये मोल्टिंग सीजन जैसे ही स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, तो
जुलाई में ये पर ये मोल्टिंग से मुराद दोस्तों अब ये क्रीज का जो सीज़न होता है ना, ये एक नेचुरली भी होता है परिंदों में कि वो अपने पर झाड़ना शुरू करते हैं। तो ये साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा समझाता भी चलूँ, हो सकता है कोई दोस्तों के इस बात की समझ ना आए। तो मोल्टिंग मीन के क्रीज का जो सीज़न होता है उस वक़्त से पहले कबूतरों के पर जो हैं, और मज़े की बात ये है, ये भी आज मुझे पहली दफ़ा मेरे नॉलेज में ये बात आई कि कबूतर के सारे पर नहीं खींचे जाते। आखिरी जो 2 पर हैं उन्हें 15 दिन पहले दरमियान से कैंची से काट दिया जाता है ताकि वो मुर्दा हो जाएं, उनको खुराक मिलनी बंद हो जाए। उसमें ज़ाहिर है कि एक जानदार चीज़ है, जिस वक्त आप खींचेंगे कबूतर को भी तकलीफ होगी, ज़ख्मी भी वो हो सकता है। ये मतलब है, ये दलील है इस पे ये। उसके बाद अहमद भाई आपने बात की कि हमें सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, तो क्या इस पे कोई सोच विचार है आपकी कि कोई रूट ऐसे इस्तेमाल किए जाएं या बाहर जाके यहाँ से कोई सिलसिला किया जाए? नहीं, ये इस पे पिछले 2-3 सालों से हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमने स्पेशल केजेस बनाए हैं जिसमें खुले हम बर्ड्स डाल के बिल्कुल ज़्यादा ओवरलोड नहीं करते, ओवर पॉपुलेशन नहीं होती ज़्यादा। ये बर्ड जो है वो पिंजरे में कम तादाद में डाल के कोशिश करते हैं कि बेशक जो गाड़ियां हैं या पिंजरे हैं वो ज़्यादा लग जाएं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बर्ड्स को कोई तकलीफ़ रास्ते में ना हो। रूट्स अभी बेहतर हो रहे हैं, हमारे रास्ते जितने हैं ट्रांसपोर्टेशन जो रिलीजिंग पॉइंट्स तक हैं वो बन चुके हैं ज़्यादातर, तो दिन ब दिन उसमें बेहतरी आ रही है। और भी हम चीज़ें सीख रहे हैं। अक्सर लोग जो हैं अभी वो प्रॉपर कंटेनर टाइप की गाड़ियाँ बनाने का सोच रहे हैं, बना रहे हैं, और हम भी इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कि हमारे अगर ज़रूरत हुई तो हम बाकायदा इसके बॉक्सेस बना के जो किसी भी ट्रॉलर पे जो है आप रख के आराम से। सऊदी अरब में हो रहा है, जी बाहर यूरोपियन कंट्रीज तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहे, पानी जब अवेलेबल ज़रूरत हो तो पानी अवेलेबल हो, आप उसको रास्ते में दे सकें। फीडिंग की अगर ज़रूरत है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रेस है, आपको शाम को फीडिंग करनी है तो उसके लिए जो आराम से आप फीडिंग कर सकें। ये BPRC ने फिर अगेन बलूचिस्तान में सबसे पहली मरतबा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया, और ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर आप कहें कि लीड कर रहे हैं तो वो BPRC लीड कर रही है। पिछले सीज़न का रिज़ल्ट अच्छा आना भी एक मेन वजह यही है कि गर्म टेम्परेचर के बावजूद हमारे बर्ड्स ने अच्छे रिजल्ट दिए, वो ट्रांसपोर्टेशन बेहतर। मैं देख रहा हूँ आप मतलब लॉफ्ट की आप कोई थोड़ी सी मॉडिफिकेशन काम वाम हो रहा है, तो ये भी कंसल्ट करते हैं आप, गूगल पे जाके रिसर्च करते हैं कि बाहर किस तरह लोग परिंदों को रखा जाता है, उनका मतलब नीचे बैठना। ये मैं देख रहा हूँ कि आपके केजेस में जिस तरह मैंने शेख हसनैन हैदर साहब का नीचे तस्करा किया, और बड़ी खुशी हुई कि आपने वहाँ मुझे बताया नहीं कि लाला जी खुद जाके ऊपर देख लेंगे। तो ये इस तरह आप कोई रहनुमाई देते हैं? जी बिल्कुल, ये रोल मॉडल्स होते हैं, यकीनन हमारे भी रोल मॉडल्स हैं। यूरोप में हम वीडियोस देखते हैं, उनको लॉफ्ट्स देखते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं, जैसे कि हमारे कोयटा में साउथ ओपनिंग की तरफ, साउथ की तरफ लॉफ्ट की ओपनिंग होनी चाहिए ताकि सर्दियों में जो है धूप अंदर की तरफ जा सके और गर्मियों में धूप ना जा सके, तो ये कम लगे। जिस डायरेक्शन में लॉफ्ट आपको नज़र आ रहा है बना हुआ है, इसके अंदर जो है इस सीज़न में धूप नहीं जाती ज़्यादा क्योंकि डायरेक्शन उसके चेंज है। तो ये सारी चीज़ें फिर लॉफ्ट में नीचे सिस्टम इस तरह से बनाना कि ड्रॉपिंग नीचे जा सकें, बर्ड जो है कुछ पिक ना कर सकें, और वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम आपको नज़र आएगा कि अंदर से हवा के लिए प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे जितने भी बर्ड्स हों, हम ज़्यादा बर्ड्स नहीं डालते, लेकिन अगर कम भी हैं तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन हर वक्त अवेलेबल हो। और इसी यही वजह है कि जब लॉफ्ट आपका बेहतर होता है, अच्छा होता है, जो रहने की जगह इनके लिए वो अच्छी हो, तो बर्ड्स बीमार भी नहीं होते हैं, सेहत में जो असरात आते हैं। आप ये हमारे क्लब मेंबर्स और बाकी दोस्त इस चीज़ के गवाह हैं, वो आपको बताएंगे कि मेरे बर्ड्स शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से बीमार भी बहुत कम होते हैं। मेरे बर्ड्स आप कभी भी इनसे चीज़ें नहीं सुनेंगे कि ये बहुत बीमार हो। सिर्फ एक चीज़ चेंज है, डिफरेंट है, वो प्रॉपर लॉफ्ट है। लॉफ्ट अच्छा है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, ऑक्सीजन इनको अवेलेबल है हर टाइम, और ज़्यादा गर्म नहीं है या ज़्यादा ठंडे नहीं है। लॉफ्ट टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ, मतलब मौसम के हवाले से इनको इनके केजेस का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इनको अवेयरनेस जो है अंदर की, इनको रहन सहन वो भी ठीक प्रॉपर हो, बिल्कुल, फिर खुराक भी इनकी ठीक हो, बिल्कुल, ज़ाहिर फिर रिजल्ट तो मिलते हैं। तो आइए अहमद भाई, थोड़ा सा अपने दोस्तों को ज़रा ब्रीफ भी करना है ताकि जो नौजवान कबूतर परवर
खुसूसी तौर पे रेसिंग के हवाले से आपके शोबा में आ रहे हैं, जी। उनको अच्छी रहनुमाई मैं देख रहा हूँ, इंशाल्लाह उनको अच्छी ज़रूर, रहनुमाई देखने को ज़रूर, मिलेगी। तो ज़रूर। आप आइए काट ले बेटा। ये दोस्तों, ये अगर आप देखें हम केज में दाखिल हो रहे हैं, मैंने नीचे शेख हसनैन अदर आपको पढ़ा, उनकी बात की। अब इतना खर्चा करने का एक मकसद है, उसका मकसद सैयद अहमद वली भाई, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये क्यों इतना आपने ये खर्चा किया है, क्या वजह है, क्या आपने महसूस किया, इनके ऊपर रखो कैमरा। ये जब इसको पालना ही है, शौक है हमारा, और ये हमारे लिए इतना करते हैं, रेसेस खेलते हैं, हमें इतना नाम इन्होंने दिया, तो इनको रहने के लिए भी अच्छी जगह होनी चाहिए, इनका सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इसका मकसद यही है कि ये सेहतमंद रहें। ये डिसकनेक्टेड है फ्लोर से, इनकी ड्रॉपिंग्स भी नीचे जाती हैं, इनके जो बचा हुआ दाना है वो भी नीचे गिर जाता है, वो पिक नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बर्ड बीमार भी हो जाता है, इनमें वॉमिट करता है, तो वो बाकी बर्ड जो हैं वो ग्रेन पिक नहीं कर सकते हैं। अक्सर दाना जो है ना वो उसको करते हैं, निकालते हैं वहाँ हजम नहीं होता, हजम नहीं होता, तो वो अगर फ्लोर पे है तो वो बाकी बर्ड जो सेहतमंद है वो आगे खा जाते हैं, वो बीमारी फैलने का खतरा होता है। तो इन सारी चीज़ों से ये चीज़ बचाती है, और ये 3 महीने 4 महीने में जो है हम वो कर लेते हैं इसको। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि मैं नीचे भी एक बात कर रहा था, मेरी भी अक्सर परिंदों की टांगों पे उनकी मैं नज़र देख रहा हूँ, माशाल्लाह ये चीज़ें जो है इनकी सफाई में भी मतलब ये मावन साबित होती हैं। बहुत ज़्यादा। ये दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा आपको कुछ चंद ये बर्ड्स जो नीचे बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह हम आपको कबूतरों का भी शौक करें। आप इनके पंजों को देखें, खुसूसी तौर पे अगर शेख हसनैन आदर साहब, किट्टू बाट या कोई भी लो फ्लाइंग पिजन से तलक रखने वाले दोस्त मुझे देख रहे हैं, तो आप इन कबूतरों के पंजों को देखें, बिल्कुल आपको साफ मिलेंगे। तो सैयद अहमद वली भाई ने जिस तरह आप दाना गुलशना, हम पंजाबी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये आप देखें कि उनकी बीटें जो हैं ये इस पिंजरे से नीचे जाती हैं। कबूतर नेचुरली ज़ाहिर ये परिंदा है, इसकी आदत है, ये मुंह मारता है, मगर इनको वो पुरवैयन ही नहीं है कि ये नीचे से वो दाना उठा के खा सकें। इसी तरह अहमद भाई आप अंदर आए ना, आप अंदर आए, ये पकड़ना जरा कैमरा। अहमद भाई थोड़ा सा मुझे याद नहीं है। इसी तरह दोस्तों, ये हम सैयद अहमद वली साहब, उनका ये जो ब्रीडिंग का सेटअप है, उस सेटअप में आए हैं हम। ये ब्रीडिंग का अंदर वाला हिस्सा, उनके कबूतरों के रहन सहन वाला, ये बार उनका एक सेन है कि उन्हें खुला यहाँ छोड़ा जाता है। इसी तरह अगर आप आगे जाएं तो आप देखते होंगे कि पंजाब में लोग अक्सर ट्रेयों में इकट्ठा दाना डाल देते हैं, फर्श पे दाना डाल देते हैं। इसके लिए भी इनकी जो ट्रे इस्तेमाल हुई है, यहाँ भी अंदर भी आपको उसी तरह के जाल मिलेंगे, सफाई आपको मिलेगी। अब ये जो ट्रे आप देख रहे हैं, ये मखसूस ट्रे आप लोग जो हैं वो इस तरह पा रहे हैं, ये ट्रे खोल जाती है, इसको आप ऊपर से खोल सकते हैं, इसमें आप दाना डालें, इसकी सफाई करें, उसके बाद इसको बंद करें। होता ये है कि कबूतर इसके अंदर नहीं जा सकता, हर कबूतर वो अपने खाने से दाना लेता है, तो उसमें दाना भी साफ रहता है, कबूतर उसमें बीट भी नहीं कर सकता। इसी तरह पानी का अगर आप निज़ाम देखें, ये पानी की बॉटल अब तो खैर लोग इस तरह की ज़्यादा इस्तेमाल करने शुरू कर दी है। अब ये जो बॉटल है, इसको अगर आप देखें तो इसमें भी इस्तेमाल नहीं होता कि कबूतर अंदर नहीं जा सकता, वो बाहर से जो है वो पानी अपना लेता है और वो अपना फिर मंजिल को रवान होता है। इस तरह आप अपर्चर देखते हैं, आप ये अपर्चर है, इनको अपर्चर ही कह रहे हैं, परचेस। तो ये दोस्तों, इनमें भी एक खूबी है, इसमें यह खूबी है कि कबूतर जिस वक्त ऊपर बैठता है, वो बीट करता है, तो वो स्लिप करके इनसे नीचे या इसके ऊपर आ जाती है। इसमें स्टील के भी आपको मिल रहे हैं, प्लास्टिक में भी मिल रहे हैं, तो नीचे वाला जो बैठा कबूतर है उसके ऊपर वो गंदगी नहीं पड़ती। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि कोई मुझे बर्ड ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिसके पाँव पे बीट हो ज्यादा या वो कबूतर खराब हो। ये अगर आप देखें,
आप इनके पाँव पे गौर करें, साफ सुथरे आपको ये नजर आएंगे। इसी तरह आप आगे हो जाना। इनका जो केजेस हैं, जो इनका अपना ओरिजिनल जो घर है, वो हर इंडिविजुअल, हर जोड़े को अलग जो वो घर दिया गया है। ये बड़ी मखसूस तरीके से, ये जरा थोड़ी सी जमा से ये यहाँ पे इधर इधर ये एक ब्रीडिंग सेक्शन है। इसमें यहाँ पे एक बाउल रखा जाता है और एक पैर यहाँ पे बिल्कुल बंद कर दिया जाता है इसको, और इसको इसी पैर को यहीं पे फीड किया जाता है और यहीं पे पानी मिलता है जब तक वो एग ले नहीं करते। जब अंडे दे देते हैं तो फिर हम इसको हटा भी सकते हैं पूरी तरह से, पूरा ओपन हो जाता है, वो बाहर फ्रीली फिरता है। और अगर हमें ज़रूरत होती है, हमें समझते ज़रूरत पे जाती है कि हम इसको सेमी क्लोज और सेमी ओपन रखें, तो हम इसको दरमियान में रख के और इसको इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं और बर्ड आता जाता है। जब यहाँ पे लेइंग हो जाती है, बर्ड बड़ा हो जाता है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो हम बच्चों को नीचे शिफ्ट कर देते हैं और वापस ये स्पेस जो है इसको फ्रेश करके ये जो है दोबारा एग लेइंग के लिए रेडी हो जाते हैं। दोबारा हम जो आराम से यहाँ पे एग लेइंग कर सकते हैं। तो ये एक बॉक्स जो है एक पेयर का है, एक पेयर यहीं पे, हर पेयर है अपना इंडिविजुअल 30 पेयर हैं, 30 बॉक्सेस बने हुए हैं और यहीं पे ब्रीडिंग करते हैं। तो ये खोलने के लिए अहमद भाई ये खुद अंदर चले जाते हैं, फिर अब बंद हो जाता है ये बंद है बिल्कुल नहीं, ये जब बंद रखना होता है मैनुअली हम करते हैं, बंद हो जाता है, और जब खोलना होता है तो हम इसी तरह से खोल के वो आते जाते रहते हैं। जिस टाइम ज़रूरत होती है तो बंद करने की, तो हम यहाँ पे इसको फिक्स करके और परमानेंटली इसको बंद कर देते हैं। ये अभी बंद है, इधर ही से फीडिंग इस जगह से, इस इधर जो है वो छोटे छोटे बाउल्स लग जाते हैं, उसी में उसकी फीडिंग होती है जब तक वो लेइंग नहीं करते। लेइंग इस वजह से लेइंग तक हम अलग रखते हैं ताकि वो क्रॉस ना करते, वो पेयर प्योरली वही पेयर रहे। और जब लेइंग कर लेते हैं उसके बाद वो ओपन फिरते रहते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं धूप लेने के लिए, नीचे इधर जो है वो कर सकते हैं। तो सारा सिस्टम। तो ये मैं अंडा देख रहा हूँ, ये जो आम हाई फ्लाइंग पिजन है, ये अगर अंडा दिखाएं आप तो उसके साइज से ये बड़ा नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल इसके अंडे, ये दोस्तों रेसिंग पिजन के जो अंडे हैं, ये अगर आप साइज देखें तो मेरा ख्याल में ये साइज में मुझे तो जिसामत में ये बड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, और ये जो अंडे पड़े हुए हैं ये लास्ट क्लच के, वैसे ही सिर्फ पैर तोड़ने के वक्त हम पैर के नीचे रख देते हैं ताकि वो के देख सकते हैं अंडे। बिल्कुल ये थोड़ा सा पुराने अंडे हैं वैसे। ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये बड़ा जिसामत का ये अंडा है, मतलब आम जो हाई फ्लाइंग पिजन है उन अंडों से ये बड़े अंडे होते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त। फिजिकली भी ये थोड़े से बड़े इसी वजह से ना। तो दोस्तों ये सामने वाला भी जो सेटअप है, इसी तरह ये इंडिविजुअल, इसकी एक मकसद है, जैसा कि सैयद अहमद वली भाई ने बताया कि आपने कबूतर का अगर प्रॉपर रिजल्ट लेना है तो मेरा ख्याल में उसके लिए ये थ्योरी इंतहाई जरूरी है, क्योंकि आज साइंस भी ये कहती है कि कबूतरों का कंबाइंड रहना है। नेचुरली ये जानवर है तो ये एक दूसरे के साथ मिलाप करते हैं, तो जिस वक्त इंडिविजुअल केजेस में ये होते हैं तो फिर आपको हर कबूतर का उसका रिजल्ट का उसका पता चल जाता है कि ये कबूतर कैसा रिजल्ट दे रहा है। तो ये सामने भी सारे उठों के वो ये सामने आप देखते हैं, ये भी सारे उनके ये केजेस बने हुए हैं। अभी कबूतरों का वो इंतजार में है, इनके साथ मेरे ख्याल में दाने का भी टाइम है। इसी तरह प्रॉपर वेंटिलेशन अगर आप देखें तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये साथ ये खिड़कियां लगाओ, ये सबल जो है ये अगर आप देखें तो ये वेंटिलेशन के लिए रख दिया गया है। मतलब प्रॉपर इनकी वेंटिलेशन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हवा का क्रॉस होना, धूप का होना, ये ब्रीडिंग कबूतरों के लिए, उनकी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। तो आइए दोस्तों, अब मैं अहमद वली भाई से आखिरी जो हमारा सेगमेंट है, जाहिर है हमने इनके कुछ चंद परिंदे भी देखते हैं, तो अहमद भाई को अपने मखसूस बर्ड्स कहाँ से वो आया उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये जरा थोड़ा सा आप ब्रीफ करें। ये बर्ड मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ऐसे हो जाता है अली भाई को लाइट एज रखना है था, अली भाई उस लाइट में रहे ना आप, ये वायर वाली लाइट। ये लालच ये बर्ड जो है इम्पोर्ट किया हुआ है,
और ये नेदरलैंड का बर्ड है बेसिकली, 2009 का बर्ड है, नेदरलैंड का है। और जैसे मैंने नीचे पिछले सेगमेंट में भी आपको बताया कि हम बहुत स्टडी करके फिर बर्ड ख़रीदते हैं, तो ये नेदरलैंड के उस कॉर्नर का ये है बेसिकली मैराथन बर्ड, जो 1000-1200 किलोमीटर के फासले से लंबी रेस वाले, और उस रीजन का है जो इंटरनेशनल रेसेस में बहुत ज़्यादा सख्त मुश्किल उनको पेश आती है, उसी रीजन के बर्ड्स को पहुंचने में वहाँ पे, पहाड़ी इलाका है और हमेशा विंड उनके अगेंस्ट होती है, विंड इनको फेवरेबल नहीं मिलती, टेम्परेचर इनका गर्म होता है ज़्यादा। तो उस इलाके का ये बर्ड है। ये बर्ड खुद 6 मरतबा बार्सिलोना इंटरनेशनल रेस खेल चुका है, जिसका फासला 1250 किलोमीटर है। ये 6 दफ़ा 6 साल बार्सिलोना इंटरनेशनल रेसिंग में जो है रेसेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और स्पेन से रिलीज हुए है बर्ड नेदरलैंड का। अच्छा। नेदरलैंड जाते हैं तो 1200 किलोमीटर का फासला इसने 6 मरतबा तय किया है अपनी लाइफ में, और ये बर्ड उसके बाद मैंने ख़रीदा है उस ओनर से, और ये यहाँ पे अभी ब्रीडिंग कर रहे हैं, मेल ब्रीडर है। तो दोस्तों, बार्सिलोना में होने वाला रेस में अच्छे पार्टिसिपेट करने वाला ये आप देखें कि अहमद वली भाई आपको बता रहे हैं कि इसने बार्सिलोना से नेदरलैंड के लिए इस कबूतर ने 6 दफा पार्टिसिपेट किया है, 1000 किलोमीटर रेस, 1250। तो ये एयर टू एयर डिस्टेंस की बात हो रही है। ये जो हम आपको ये अली भाई थोड़ा सा ये भी ब्रीफ करें कि मुझसे भी लोग सवाल करते हैं, अक्सर हम आपके रिजल्ट के साथ लिखते हैं ना 470 GPS, तो प्लीज डिफाइन इट जरा ताकि लोगों को इसका भी पता है। वैसे रोड डिस्टेंस जो है वो तो अलग होता है, जो किलोमीटर्स में हम अक्सर जो है वो देते हैं कि यहाँ से कोयटा से कराची 700 किलोमीटर्स है, रोड डिस्टेंस है। वो गोलाइयाँ भी होती हैं, मोड़ भी होते हैं, कट्स भी आते हैं, एंगल्स भी मुख्तलिफ हैं। ये जो GPS हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए प्रॉपर वर्ड जो है एयर डिस्टेंस है। एयर डिस्टेंस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के ज़रिए हम निकालते हैं वो। ये 1250 किलोमीटर एयर डिस्टेंस का मतलब है कि रिलीजिंग पॉइंट से घर तक स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, सीधा आना उसका, रोड वगैरह का नहीं, तो सीधा डिस्टेंस 1250 किलोमीटर इसने तय किया है। हालांकि ये तय नहीं करते, ये भी मुड़ के आते हैं कहीं से पहाड़ों में ये वो, लेकिन इसका जो डिस्टेंस काउंट होता है फ्लाइंग में वो स्ट्रेट लाइन काउंट होता है। तो ये कितने में ये बर्ड आपने जो है ये परचेज किया है? ये इसको तकरीबन 3 साल हो गए मेरे पास, और ये एज ए पेयर मुझे 130,000 का मिला था पेयर, पाकिस्तानी 1,30,000 रुपए का। मुझे ये दोस्ती में, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो वहाँ पे रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्होंने तो मुझे। मैं अली भाई ये देख रहा हूँ कि यूरोप में ये पिछली दफा आपने चाइनीज का सुना होगा, बड़े कॉस्टली बर्ड हैं ये, बड़े कॉस्टली होते हैं बिल्कुल। वो जो है ऑक्शंस में आपको बर्ड्स और इस तरह के परफॉर्मेंस वाले रेस खेले हुए बर्ड्स इस रेट पे कीमत पे मिलते भी नहीं है। ये अगेन दोस्ती, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रस्ट का लेवल जब डेवलप हो जाए तो वहाँ पे भी दोस्त हैं वो दे देते हैं कम कीमत में भी जो है। ये 3 साल पहले मैंने 130,000 पे पेयर लिया। तो इसका थोड़ा सा शौक करवाएं, इसका कुंडा वगैरह दिखाएं आप। इसमें आप देखेंगे बेसिकली वो जो बात करते हैं कि बिल्कुल फ्लफी है, सॉफ्ट जिस्म है बहुत ज़्यादा, इसकी सीना इसका चौड़ा है, इसके कंधे जो हैं वो बड़े मजबूत हैं, बड़े मोटे कंधे होते हैं। मसल्स इसको आपके फील होता है एकदम, इसके मसल्स काफ़ी हैं। यहाँ पे बोन जो चेस्ट बोन है इसके मसल्स काफ़ी हैं, और एडिशनल इस ये जो लाइन है ये जैकब्स के लाइन से इसमें एडिशनल आपको फील होगा कि इसके सीने में यहाँ पे मसल्स, एक्स्ट्रा मसल्स भी आपको आम कबूतरों के रेसर्स के मुकाबले में भी थोड़े ज़्यादा फील होते हैं कि सॉफ्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा पर ये चूँकि अभी मोल्टिंग में आपको नज़र आ रहा है कि 4 कलियों के बाद 5वीं कली इसकी आ रही है, तो चौड़े परों में थोड़ा सा, और ये इसके पर हैं, इसकी कलियों में गैप वगैरह, उसी तरह से वेट बिल्कुल कम है बर्ड का, लाइट वेट बर्ड होता है हमेशा, लॉन्ग डिस्टेंस वाला। तो ये मैं देखता हूँ अपना अली भाई, इनके जो आखिरी जो 3 पारे हैं, 8वां 9वां 10वां, ये अक्सर अगर आप देखें तो आखिरी जिस वक्त ये खुलते हैं वो काब को या चील को आप देखें तो उनमें गैप होता है, वो दूसरे परों से इरादा नजर आते हैं। बिल्कुल, ये इसकी मिसाल मैं आपको एक बैक देखें, इसकी बैक कितनी चौड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, और टील जो है उसका नीचे की तरफ जा रही है, इकट्ठी है बिल्कुल। इसकी आंख दिखाएं।
अच्छा जी अली भाई आप आंख दिखा रहे हैं, अक्सर मैंने देखा है कि पंजाब में लोग जो है आंखें देखते हैं इसकी बर्ड की, क्या असेसमेंट है आंख में, मतलब कोई कलर से आप इसकी ब्लाइट लाइन को असेस करते हैं या क्या? वैसे तो मतलब कैमरा है एक आंख, तो हम तो उसे कैमरे की एक तस्वीर देते हैं। इस पे इस थ्योरी है, ये इस थ्योरी पे बजाते खुद मैं बिलीव नहीं करता, लोग इस पे बिलीव करते हैं। थ्योरी पता पूरी तरह है कि क्या थ्योरी है। इसके जो सर्कल्स को देखा जाता है, इसके जो कलर को देखा जाता है और मुख्तलिफ सर्कल्स में डिवाइड करके इससे असेस किया जाता है कि बर्ड किस डिस्टेंस का है। मेरा यकीन इससे उस वक्त उठा जब मैंने एक जंगली कबूतर देखा। जंगली कबूतर मेरे लॉफ्ट में आया था और जंगली कबूतर की आई को मैंने देखा तो वो बेहतरीन रेसर, लॉन्ग डिस्टेंस रेसर की उसकी आंख थी। लेकिन उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जंगली कबूतर की आंख बेशक लॉन्ग डिस्टेंस रेसर की तरह है, लेकिन वो खुद 5 किलोमीटर से भी वापस घर नहीं जा सकता। तो अगर ये आंखों में कोई सलाहियत होती तो उस बर्ड को भी फिर लॉन्ग डिस्टेंस का बर्ड होना चाहिए था। दिखाएं इसके तो इस वजह से मैं इस थ्योरी के साथ एग्री नहीं करता। और आंख को देखकर फिजिक का पता नहीं चलता कि वो किस तरह से आया भाग सकता है या नहीं भाग सकता। आप यूसेन बोल्ट इंसान की भी मिसाल ले लें, उसकी आंख से कभी भी अंदाजा नहीं होगा कि वो कितना तेज दौड़ता है। दौड़ सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो वो आंख है, उसकी सेहत का पता चल सकता है। तो दोस्तों इन कबूतरों में कल से मैंने जो एक खास, मैं आई कैन कैच, मैं पकड़ सकता हूँ? बिल्कुल पकड़। ये दोस्तों आपने कल एक बात देखी होगी, माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत बर्ड है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। तो ये अगर आप देखें जिस तरह के अहमद भाई ने आपको बताया, आप इसके ये जो मसल्स हैं, इनकी जो कंधा जिसको आप पंजाबी में हम कहते हैं, माशाल्लाह बड़े टफ कंधे हैं। वैसे भी बॉडी वाइज ये कबूतर जो है बड़े टफ एंड रफ। और मजे की बात यह है कि इनका जो पिछला हिस्सा है ये कल से आप देख रहे हैं कि यहाँ तक ये स्लिम है पीछे से, बस इससे आगे इनका जिसामत जो है ये 2 हाथों में पकड़े कबूतर तो तब जाके ये हाथ में आ रहा है। तो इसके अलावा कोई कबूतर और दिखाएं? पहले बताएं कबूतर सामने रखें ना, पहले सामने दिखाइएगा अहमद भाई, ऐसे। ये स्टाफ कौन सी है अहमद भाई? ये ब्लड लाइन जो है ये स्टाफ वैन नीट और हरमन की ब्लड लाइन से, ये मेरे घर का पट्टा है, यहीं पे पैदा हुआ है। खुद भी रेसेस खेला है, 2 दफ़ा 400 किलोमीटर तक एक ही सीज़न में गया। नाम इसका गोल्डबर्ग है और नंबरी के नाम से ये पूरे बलूचिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में पहचाने जाते हैं। नंबरी बर्ड्स हैं। ये ब्लड लाइन सबसे कामयाब तरीन ब्लड लाइन है मेरे लॉफ्ट में। जो सबसे ज़्यादा मरतबा फर्स्ट प्राइज़ मुझे जीत के दी है वो इसी ब्लड लाइन ने मुझे दिए हैं, दिलवाई हैं। इसी के बच्चे जो हैं डिस्टेंस से भी आए, इसी के बच्चे जो है कराची से, उमरकोट से, और मतलब ये आपके घर का ब्रीड किया हुआ कबूतर है। तो और ये ना वैसे ब्रीड इसको आपने मतलब ये पहली मरतबा जो 9 पेयर्स हमें यूएई से मिले थे, इसके माँ बाप उन्हीं 9 पेयर्स में से थे। अलहामली लॉफ्ट दुबई है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अलहामली टीम, उमर अलहामली और अहमद अलहामली दुबई के हैं, शौकीन हैं। ये बेसिकली इसके पेरेंट्स उसके घर से आए हुए हैं दोनों। और ये यहाँ पे परफॉर्म, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे एडजस्ट हो गए 2-3 जनरेशंस में। ये यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। और पिछले 12 सालों में अगर मैं कहूँ कि 35 प्राइजेज़ हैं मेरे, 35-36, तो 36 में से कम 20 प्राइजेज़ के रिस्पॉन्सिबल इस ब्रीड के से हैं। और ये स्प्रिंट बर्ड, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये करीब से लेकर हमारे जितने लॉन्ग डिस्टेंस के मैचेस 600 तक होते हैं, हर डिस्टेंस पे ये परफॉर्म करता है। ये करीब के रेसों में भी तेज आता है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी जान इसकी इतनी है कि ये ज़रूर पहुंचते हैं। ये खुद भी आए हुए हैं, उसके बच्चे, ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर्स भी अभी खेल रहे हैं हमारे साथ। कराएं, इसका शौक करवाएं। ये इसका कुंडा देखें दोस्तों, इस कबूतर का कलर आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। ये भी उसी तरह मोटे
और बड़े इसके कंधे विजी जो बड़े हैं। साइलेंट कंधे जो हैं इन कबूतरों के। और इसके पर में भी खसूसियत है, यहाँ पे हम पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा। अहमद भाई गोल्डबर्ग के नाम से। गोल्डबर्ग के नाम से। ये एक मेरा फेवरेट रेसलर था जब मैं छोटा था, तो वो रेसलिंग में मैं देखता था। ये बर्ड अगर आप इसकी वीडियो बनाएं, इसके कंधे और ये जब खड़ा होता है तो बिल्कुल उस बॉडी बिल्डर की तरह है ना, और रेसलर की तरह है, तो वो उस वजह से इसका नाम गोल्डबर्ग रखा है। और ये एक रहीम यार खान के मेरे प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था इसका नाम। इसके पर है, और अगेन इनकी दुम आप देखें, कमर देखें, तो इस टाइम मोल्टिंग कर रहे हैं, नए पर आ रहे हैं उनके। ये मैं देख रहा हूँ अली भाई, ये हाई फ्लाइंग पिजन में ये दुम से जरा पीछे वाला हिस्सा है, जी इसमें भी ये काफी मोटाई में ये नजर आता है, जिस तरह ये एक मजबूत ये मसल है, जी ये जिस पे आपने अंगूठा रखा हुआ जी है। जी जी ये देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग बैक हो तो ये यहाँ से चौड़ी बैक होगी और नीचे की तरफ टेल जो है बेंड होगा, और ये स्ट्रॉन्ग बैक में थ्योरी के मुताबिक। आँख दिखाएं इसकी। इस तरह पंजे दिखाएं, पंजे दिखाएं जरा इसके। इसके जो है वो पंजों में थोड़ा सा ये एक टाइम में जब मेरा पुराना लॉफ्ट था उसमें एक डिजीज़ आई थी, तो इसमें इसके पंजे थोड़े से ख़राब हुए हैं, लेकिन अभी वापस रिकवर हो गए। इसे छोड़े ना, किसी केज में छोड़े जरा ऐसे, ताकि इसकी वो हम देख सकें। ये हसास भी बहुत ज़्यादा है, ये इसका अपना केज है, अच्छा और ये निकल ना जाए, ये अपने रिकॉर्डिंग के लिए छोड़ता नहीं है। अब आप इसको देखें, इसके शोल्डर, इसकी गर्दन थोड़ी सी चौड़ी है, और आपको महसूस होता है जैसे बॉडी बिल्डर हो पिजन्स में भी ना। यहाँ वो खड़ा नहीं ना हो सकता, जरा ऊपर वाले खाने में छोड़े ना। ये बहुत अच्छा है। यहाँ जरा खड़ा। ये चलो, माशाल्लाह। चलो ठीक है, कोई और कबूतर दिखाएं। अल्लाह अकबर। फिर इस तरह करना ना, तुमने बंद नहीं करना है। तो अहमद भाई को भी हम सिखाना नहीं है, ठीक है अहमद भाई, बस दो एक और अच्छे कबूतर जो है ना वो दिखा के फिर ये बच्चा जरा जनरल थले बैक है ना। एक वाइट में आपको दिखा देता हाँ, हूँ, दिखा। नया बर्ड में। ये वाइट रेसिंग पिजन्स है। ये दोस्तों आप बिल्कुल व्हाइट कलर में, इसमें आप व्हाइट कलर इसका देख रहे हैं। इसको वैसे इंग्लिश में क्या है इनका नाम? वाइट होमर्स, वाइट रेसिंग पिजन्स है। ये भी इम्पोर्टेड है। ये भी इम्पोर्टेड है। इसके जो पेरेंट्स थे वो इम्पोर्ट हुए थे, बेसिकली इंग्लैंड की ब्लड लाइन है ये, और पूरे पाकिस्तान में वाहिद वाइट की ब्लड लाइन है जो 400 किलोमीटर तक टेस्टेड है। ये यहाँ पे कोयटा में 400 किलोमीटर तक ये रेस खेले हुए हैं, और एक दफ़ा नहीं खेले, हर साल इसके बर्ड जो हैं पोजीशन में भी आए हैं और रेस खेलते हैं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनका रिजल्ट है। इनमें कलर यही निकलता है, कलर कोई वाइट ऐसा- है, थोड़ा सा कभी कभी जो है सैडल टाइप के बैक पे इनके कलर आ जाता है, रेड होता है, कभी ब्लू होता है, लेकिन ज़्यादातर वाइट बर्ड्स आते हैं। व्हाइट आ- और बिल्कुल ये इसको इनको खतरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं रास्ते में। ये आम कबूतरों के मुकाबले में वाइट को ज़्यादा टारगेट करता है हॉक, ये नजर आता है, नज़र आता है दूर से। तो उसके बावजूद ये जो है यहाँ कोयटा में हमारे सख्त कंडीशंस में इस ब्रीड ने जो है परफॉर्म किया और रिजल्ट्स दिए हैं। और इसको इसकी खासियत ये है कि ये वैसे ही वाइट है, इसको अगर और ब्रीड के साथ लॉन्ग डिस्टेंस के साथ जब मैंने क्रॉस किया है तो इसका रिजल्ट और भी निखर गया, और भी बेहतर रिजल्ट आए। लॉन्ग डिस्टेंस से भी इसके बच्चे जो मतलब है आपने इसको किसी और मैराथन लाइंस के साथ, जो अच्छा। लॉन्ग डिस्टेंस के जो लाइंस हैं नेदरलैंड के और इंग्लैंड के, उनके साथ जब क्रॉस किए तो ये और रिफाइन हो गए हैं, और भी ज़्यादा बेहतर उनके रिजल्ट आना शुरू हो गए। उसमें कोई क्रॉस में है कबूतर? क्रॉस में बिल्कुल मेरे पास। वो दिखाएं, इसका कुंडा दिखाएं, कुंडा इसका ना शोल्डर वगैरह। ये सामने से दोस्तों आप इस कबूतर को इनको देखें तो इनके शोल्डर बड़े मजबूत करने हैं, पहलवानों की तरह इनकी बॉडी स्ट्रक्चर इनका। ये आम कबूतरों से, हाई फ्लाइंग पिजन, लो फ्लाइंग पिजन के कबूतरों से इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल आपको डिफरेंट नजर आएगा। चलो भाई,
असगर खान दुम्बड़ फैसलाबाद से इस्लाम अर्ज कर रहे हैं। असगर भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? बड़े याद आ रहे हैं आप कल से। तो दोस्तों अब असगर खान दुम्बड़ फैसलाबाद पंजाब से इनका तल्लक है। बेसिकली जियारत से ये अहमद भाई, अच्छा, ये दुम्बड़ फैमिली है और ये हाई फ्लाइंग पिजन का बड़ा अच्छा लेजेंड है हमारे फैसलाबाद में, बड़ा अच्छा हाई फ्लाइंग का माशाल्लाह। मेरी और तरफ से जियारत से सलाम। इनका तल्लक है। मेरा भी सलाम कबूल हो। तो ये अहमद वली साहब भी आपको सलाम दे रहे हैं असगर भाई। तो दोस्तों असगर खान दुम्बड़ आपने अक्सर फैसलाबाद से सुना होगा। आसनपुरी, उस्ताद आसनपुरी उनके शागिर्द हैं, खलीफा हैं उनके असगर खान दुम्बड़, और इनकी अपनी एक फ्लोर मिल भी है दुम्बड़ फ्लोर मिल के नाम से। ये कोयटा जियारत से इनका तल्लक है। तो बहुत मेहरबानी। अहमद भाई भी आपको सलाम दे रहे हैं, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। तो ये एक बड़ा यूनिक शौक है दुम्बड़ भाई, ये एक्सचेंज ऑफ शौक है। ये कोयटा वालों का शौक अगर आप देखें तो इस वक्त रेसिंग पिजन का शौक माशाल्लाह बड़ा अरूज पे है। ये इनका क्रॉस दिखाएं आप। मुझे ये वाइट रेसिंग पिजन और नेदरलैंड के जो लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन बर्ड्स हैं उसका क्रॉस है। ये पिछले सीज़न मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और ये बर्ड इसकी परफॉर्मेंस, इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी। और आपने लोगों ने भी देखा होगा आमिर मरी, राफे मरी, ये बर्ड स्पेशली आमिर मरी के फरमाइश पे रेसों से रुका और ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। उन्होंने कहा कि ये ब्रीडिंग में शिफ्ट होना चाहिए इस बर्ड को, बजाय कि रेस में चांसेस होते हैं कि वाइट थोड़े से लॉस हो जाएं या अटैक हो जाए, तो उन्होंने कहा कि इसको ब्रीडिंग में शिफ्ट करें। उन दोनों भाइयों को आप किस तरह देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ 2018 में उन्होंने अपने शौक का आगाज किया और बड़े कम वक्त में किस तरह देख रहे हैं आप उन दोनों भाइयों को? वो पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। और उनकी जो जितनी प्रोग्रेस इन्होंने 2 सालों में की है वो बहुत सारे शौकियों ने 20 सालों में भी नहीं की। उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो सिस्टम है, वो इसलिए बेहतर है कि वो हर चीज़ नाप तोल कर करते हैं। उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा है। वो अगेन साइंटिफिकली सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके और सवाल पूछ के और ख़ुद स्टडी करके वो बेहतर कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह बल्कि इस टाइम पर भी बलूचिस्तान में कोयटा के टॉप लॉफ्ट्स में से हैं इस टाइम। और बड़े पिछले साल भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। इस साल भी इंशाल्लाह उम्मीद है, दुआ भी है कि वो और बेहतर उसका रिजल्ट आए इंशाल्लाह। मोहम्मद वली भाई आपके भाई हैं बड़े? अच्छा, ये लिख रहे हैं मोहम्मद वली भाई ग्रामर स्कूल में मेरे क्लास फेलो थे। हाँ, ये वही दुम्बड़ है। मैं मुझे अंदाजा थोड़ा हुआ है। अच्छा। ये सही, आपके क्लास फेलो? मेरे क्लास फेलो। तो ये देख लें, हमने अपनों को अपनों से मिलाया आज दुम्बड़ भाई। ये भी पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का दोस्त एजाज है कि बचपन के आज 2 दोस्त जो हैं स्कूल के क्लास फेलो, और डिफरेंट शौक है दोनों का। असगर खान दुम्बड़ जो है वो हाई फ्लाइंग पिजन का शौक कर रहे हैं फैसलाबाद में, और इसी तरह सैयद अहमद वली कोयटा में वो रेसिंग पिजन का शौक कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कोयटा से उठने वाली ये खुशबू अब ये इस तरह लग रहा है कि जिस तरह बतदरीज ये शौक को आगे लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन से ये इंटरनेशनल शौक जो है ये पूरी दुनिया में उजागर होगा इंशाअल्लाह। ये इसकी जो मदर लाइन है वो कैरो से इनब्रेड, कैरो नेदरलैंड की एक मशहूर ब्लड लाइन है। ये मदर उसकी उस ब्लड लाइन से, फादर इसके जो है यही वाइट थे जो मैंने आपको दिखाया। और माशाल्लाह ये ज़बरदस्त अभी ब्रीडर है। इसके बच्चे इस साल रेस भी खेलेंगे और जा रहे हैं। चलें जी, बात ठीक है अमन भाई, आप भी थके, थोड़ा सा पुत्र इस तरह करो ना। एक चैंपियन सिर्फ दिखा दो। हाँ दिखाएं। तो आप अब सैयद अहमद वली लॉफ्ट का एक चैंपियन कबूतर जो है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। फीमेल सेक्शन से मैं उठा के। हाँ ठीक है, आप ये जरा दिखाओ, इनको मैं अंदर भेजूँ, इनको मैं अंदर भेजूँ। आगे लो इस तरफ हो जाओ।
बैठ के दिखाना, खाना पानी मिलता है आपको, चले ये भाई आपका इस बर्ड ने परफॉर्म किया है बकायदा। ये लास्ट सीजन का चैंपियन है ये बर्ड। इसको पहले ऐसे सीधा दिखाएं, ऐसे। ये लास्ट सीजन का चैंपियन है और ये बर्ड मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त है डेनमार्क के, उसने छोटा पट्ठा रेस के लिए मुझे भिजवाया था यहाँ पे और यहीं पे मैंने गर्दान किए इसको और फिर ये रेसेस खेला है। और पिछले साल ये फाइनल मैच जो 615 से था उसमें फर्स्ट पोजीशन इस बर्ड ने हासिल की। 615 जीपीएस 617 जीपीएस 617 जीपीएस से। और ये पहला बर्ड था, कोयटा में एंटर हुआ है और इस डिस्टेंस से कोयटा में वनडे में कभी भी इससे पहले बर्ड नहीं पहुंचा था। ये पहला बर्ड था जिसने रिकॉर्ड टाइम किया और इस डिस्टेंस से फर्स्ट डे में अराइव हुआ। मतलब पहले जिस दिन उसने उड़ान भरी है जी उसी दिन ये पहुंचे। कितने बजे बैठा था? ये सुबह 7:20 पे रिलीज हुए थे, 7:30 7:30 बजे और 5:27 पे ये यहाँ पे पहुंच गया था। पूरे 9 घंटे 57 मिनट इसने लिए 617 किलोमीटर से इसने। और ये पहाड़ों में रेगिस्तान और पहाड़ मैदान इनसे गुजरते बहुत सारी बड़ी मुश्किलात हैं और ये अचीवमेंट इसकी। ये डेनमार्क का बर्ड है और डेनमार्क के मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने ये मुझे यंग बर्ड भेजा था कि यहाँ पे रेस खिलवाएं इसको। डेन 232 ये क्लब का नंबर है 232 और 2018 का बर्ड है ये और इसका 0324 इसका नंबर है। क्लाउस जेंसन उसका नाम है, क्लाउस जेंसन ने मुझे ये बर्ड भेजा था। इसका विंग दिखाएं, इसका विंग दिखाएं जरा। ये दोस्तों आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये चीजें होती हैं। अब देखें इस परिंदे ने बाकायदा परफॉर्म किया हुआ है, ये रिजल्टेड परिंदा है, ये आपको जो दिखाया जा रहा है। आपकी रहनुमाई के लिए खुसूसन जो रेसिंग पिजन से शौक रखने वाले हज़रात हैं, आप इनके परों की बनावट को देखें। आखिरी जो इनके जो पर होते हैं 8वीं 9वीं 10वीं कली जिसे हम कहते हैं, उन पे आप गौर करें। इनके कंधों पे, इनके जिस्म पे, ये एक बड़ी रहनुमाई होती है। खुसूसी तौर पे अक्सर आपने देखा होगा कि मैं आई फ्लाइंग पिजन के हवाले से जब भी मैं जहाँ जाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिन परिंदों ने परफॉर्म किया होता है वो आपको दिखाएं। तो ये सैयद अहमद वली लाफ का उनकी छत पे ये परफॉर्म किया हुआ जो परिंदा है, 617 जीपीएस की रेस इसने रिकॉर्ड टाइम किया है बलोचिस्तान में कि पहले दिन ही इसे जब 7:20 पे उड़ाया गया और ये पिछले टाइम असर के बाद जो है ये अपने घर अपनी डेस्टिनेशन पे आया। ये अहमद भाई अब इस केज में हम खड़े हैं तो ये आपने जोड़ों को अपार्ट किया हुआ है, फीमेल को अलग, फीमेल, इसकी क्या वजह है? मतलब ये सिर्फ हम इससे ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं करवाते हैं इन पेयर से। हम साल में 3 क्लचेज मतलब 3 दफ़ा अंडे एक पेयर से लेते हैं और वो भी सर्दियों की सीज़न में। मोल्टिंग के बाद अक्टूबर 15 को ये पेयर होंगे और 3 क्लासेस लेने के बाद मार्च में ये वापस सेपरेट हो जाते हैं। फिर इनको हम दोबारा ब्रीडिंग नहीं करवाते इस सीज़न में। इस सीज़न में ये ब्रेक होता है, ये मोल्टिंग करते हैं, क्रीज जिसे बोलते हैं, ये क्रीज करेंगे और रिलैक्स रहेंगे, अलग रहेंगे। अक्टूबर में जैसे ही क्रीज ख़त्म करने के बाद इसमें एक नई जान आ जाती है तो उस टाइम हम इनको पेयर करते हैं, दोबारा ब्रीडिंग करवाते हैं। और उस टाइम के बच्चे जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। हमारे यहाँ रिजल्ट भी अच्छा देते हैं, फिजिकली भी बड़े अच्छे होते हैं। इसके पंजे भी दिखाएं। ये मैं देख रहा हूँ कि अक्सर कबूतरों के जो पंजे हैं इनका जो आई फ्लैंक के जो उनमें मुख्तलिफ कलर आते हैं, मगर ये जानवर बड़ा मतलब गाढ़ा जामनी कलर ज्यादा सुर्खियाई में होते हैं ये। तो इससे भी कोई असेसमेंट लेते हैं आप इस कलर से भी? पंजाब में अक्सर ये कहते हैं कि ये अपने असली ब्लड में है ये कबूतर आई फ्लैंक पिजन वाले। ये थ्योरीज हैं, अगेन इस पे ज़्यादा मेरा यकीन इस वजह से नहीं जाता। अगर एक एग्जांपल मैं इस बर्ड की भी दे दूं आपको, थ्योरी के मुताबिक इसमें जो इसकी जो साख जिस तरह से बर्ड है, इसमें थ्योरी के मुताबिक वो चीज़ें मौजूद शायद ना हो जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं या लोग कहते हैं कि होनी चाहिए। आंखों की थ्योरी इस पे फेल है,
कि ये आंखों के हिसाब से ये अच्छा रेसर नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस का रेसर नहीं है। पंजों के हिसाब से ये नस्ल जो है इसकी जामनी नहीं है, इतने डार्क नहीं है पंजे, ये प्योर नस्ल में उस हिसाब थ्योरी के मुताबिक नहीं है। लेकिन मेरे लॉफ्ट में फिर भी ये फर्स्ट पोजीशन है, रिकॉर्ड होल्डर बर्ड है। तो इससे साबित ये होता है कि आप अगर ब्लड लाइन इसमें अच्छी है, ब्लड अच्छी है इसकी, और वहाँ पे डेनमार्क में खेले हुए बर्ड्स की ब्लड लाइन मैंने यहाँ पे मंगवाई है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो बर्ड मतलब यहाँ पे परफॉर्म करें। इस तो वजह अक्सर आप जो इम्पोर्ट करते हैं कबूतर, जी मैं ये समझाऊं कि आपके रिजल्ट की वजह भी ये है कि आप जो कबूतर इंपोर्ट करते हैं वो वहाँ रिजल्टेड होते हैं बिल्कुल बट उड़े हुए होते हैं। रिजल्ट बेस्ड जो बर्ड्स हैं वो इसमें कभी उन लोगों ने कमी पेशी नहीं की, कभी आपको बताई ब्लड लाइन और कबूतर कभी ऐसा अच्छा भी हुआ है? इंसान जहाँ पे भी रहता है ना, उसमें इस तरह के दोनों तरह के लोग होते हैं। मैंने भी बहुत सारे धोखे खाए हैं, बहुत सारी जगहों पे बर्ड दिखाए एक जाते हैं, भिजवाए एक जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम सीख गए हैं, लोगों के साथ ताल्लुक थोड़ा सा बना है, तो फिर हमें अच्छे बर्ड भी मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये करते हैं ये हर जगह पे, यूरोप वाले भी इसी तरह से हैं, कभी कुछ बता के कुछ भेज देते हैं। अच्छा, वो भी इस तरह करते हैं क्योंकि वो ये इंटरनेशनल मार्केट है ना, मार्केट में अभी एक चाइना का जो कस्टमर है वो पैसे भी ज़्यादा देता है और कोई बातें भी ज़्यादा नहीं करता। मिडिल ईस्ट के लोग हैं, वो पैसे बहुत ज़्यादा हैं, वो जाते हैं, वो पैसे फेंक देते हैं, वो बर्ड उठा लेते हैं। हम पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे भी कम देते हैं, फरमाइशें बार्गेनिंग भी करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जो आखिरी जो रह जाते हैं, जो बर्ड जो और जगह सेल नहीं होते, जो कोई अनाड़ी बंदा मिले तो उन्हीं को सेल कर देते हैं। वो पाकिस्तान वाले, अफगानिस्तान वाले, इंडिया वाले, बांग्लादेश वाले जो इन ममालिक को देते हैं। फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा हुआ कि हर किसी से बर्ड नहीं खरीदना, बर्ड्स किस तरह से ख़रीदना है उसकी भी एक टेक्निक है, वो तरीके से प्रॉपर रिसर्च करके रिजल्ट शीट दे के उसके बाद हम बर्ड्स उठाते हैं, वैसे नहीं उठाते। तो वो चांसेस अभी काफ़ी कम हो गए हैं धोखा खाने के। और भी आपका कोई उड़ा हुआ परिंदा जिसने परफॉर्म किया वो केज में मौजूद है? बिल्कुल, बहुत सारे, तकरीबन आपको जितने बर्ड्स हैं वो परफॉर्म किए हुए बर्ड्स हैं। मैं आपको मिस बलूचिस्तान दिखा देता हूँ, जो मिस बलूचिस्तान के नाम से दोस्तों जिस तरह आप देखते हैं कि पिपला वालों ने कमर इस तरह के नाम उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, तो मिस बलूचिस्तान के नाम से फीमेल है वो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्या उसकी खूबसूरती की वजह से उसका नाम मिस परफॉर्मेंस की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से बाहर ना आवे सर, चले वो खा ज्यादा नहीं, चले ज्यादा नहीं, चले बैठ के नहीं मैं तेरे करके मैं तू बोलना नहीं, थोड़ा क्लोज करके असल बंद ना करें, बाहर आ जाए ना, रात को खा के ना। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मिस बलूचिस्तान है लाला जी, और बलूचिस्तान की हिस्ट्री में इससे सक्सेसफुल रेसर अभी तक नहीं आया। जितने भी फैंसियर्स हैं, जितने भी क्लब्स हैं, जितने भी रीजन के जितने लोग हैं, कहीं पे भी इस तरह की परफॉर्मेंस वाला कोई बर्ड नहीं है। ये 3 साल यहाँ पे मेरे लिए खेला है और 3 सालों में 4 मरतबा इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, 1-2 दफ़ा सेकंड पोजीशन पर भी ये आ चुकी है। और इसका जो डिफरेंस है वो बाकी बर्ड से, ये 563 किलोमीटर कराची रूट पे खेल चुकी है, 480 किलोमीटर सांगड़ रूट तक खेली हुई है, और अगेन 470 किलोमीटर लसबेला तक खेली हुई है। तो 3 साल ये मुसलसल खेली है, और इस फासले से कोई भी इस तरह बर्ड बलूचिस्तान में मौजूद नहीं है, मेरे अपने लॉट में भी मौजूद नहीं है जो 3 साल खेली हो और इस तरह की परफॉर्मेंसेज इस फासले से किसी बर्ड ने हासिल की हो। तो अहमद भाई, ये आपके घर की ब्रीड है? घर की ब्रीड है। ये जो शुरू में मैंने गोल्डबर्ग दिखाया, ये उसी ब्लड लाइन से, और मेरे एक और ब्लड लाइन है सुर गोरोशाही, उन दोनों का क्रॉस है।
और यहीं की ब्रीड है और यहीं पे इसने रेसिंग स्टार्ट की, परफॉर्म की। अभी ये ब्रीडिंग लॉफ्ट में अभी ये ब्रीड कर रही है और इसकी जो है इसका भी मैं शौक करवाऊँ आपको। माशाल्लाह। रिजल्ट वाइज इसका कंपैरिजन नहीं है, कोई भी बलूचिस्तान में इस तरह का रेसर अभी तक पैदा नहीं हुआ, मेरे अपने लॉट में भी नहीं है। अहमद भाई, आपने इसको मिस बलोचिस्तान का कुछ लकब दिया या क्लब ने कुछ थोड़ा सा डिसाइड किया इस हवाले से? ये नाम इनके दवाकन हो जाते हैं कभी कभी, बस ये इसको जो मैंने देखा है तो बलूचिस्तान का बेस्ट रेसर है और खुद ही से जो है मिस बलूचिस्तान मिस है, चूँकि फीमेल है तो वो मिस बलूचिस्तान इसका नाम हमने रख दिया था। मैंने और खाजान ने हमने मिलकर ये नाम इसका रखा मिस बलूचिस्तान। ये साइज़ में आप देखें तो लाइट वेट, बिल्कुल छोटी सी बॉडी में बर्ड है, लेकिन इसमें घर की जो तलब है और घर के लिए जो विल पावर है ये अनबीटेबल है। ये पता नहीं कितने मराहल से इन 3 सालों में गुजर के हर दफ़ा, और इसकी खसूसियत है कि इस बर्ड ने रेसेस में एक दफ़ा भी रात बाहर नहीं गुजारी, फर्स्ट डे में ही अराइवल है। जितने रेसेस इसके हुए हैं ये बाहर नहीं रुकी, फर्स्ट डे में रिटर्न हुआ। ये वाकई में काबिल तारीफ माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ ना जी, बाहर आओ। बाहर आके मैं जनरली जरा ये जो फीमेल वालों के केजेस है ना, क्योंकि इनके दाने पानी का भी टाइम है अभी। जी, इसको छोटे साल में वर्कआउट भी मिल रहा है। सांगड़ से भी जब मेरा बर्ड अंदर नहीं आ रहा था 10 मिनट ना, वो वीडियो है तो वो उसमें ये फिर अंदर आ 10 मिनट होती थी ना, तो तीसरे दूसरे ये सुबह जी, ये फीमेल केज है। यंग बर्ड है ना, वैसे ही यहाँ भी घूमते हैं, लेकिन क्योंकि वो जगह तोड़ दिया आ जाना तो मैं बाहर नहीं निकाल। कोई बात। ये यंग बर्ड है, लास्ट फ्लच है पिछले सीजन। ये सारी अपनी घर के ब्रीड के लिए बचे हैं सारे। ये मेरा फेवरेट है, ये जो डार्क है ऊपर बैठा हुआ, ये मेरे बलूचिस्तान का बच्चा है, बेटा है उसका, अभी इस साल मेरे खेलेगा। ये बच्चे के ऊपर जो बैठा फर्स्ट के ऊपर डार्क सा बैठा हुआ, वो कोई ऐसी ब्लड लाइन है वो जिसकी अलर्ट मर गया इसका भाई। ये शरबती, वो सुरखत और एक मकसी है छिड़ी वाला, वो बैठा पिछले साल एक थी, अभी मॉडल अच्छे था। ये कोई थी सब यंग बर्ड है। चलो से वो तरफ आज इसको बंद कर देते हैं। ये ब्रीडिंग हेन्स हैं, इस टाइम पे अलग की हुई हैं ज़्यादातर। अच्छा। तो पेयर मेल वहाँ पे थे, फीमेल यहाँ पे।
नया बर्ड है। माशाल्लाह। ये बिल्कुल प्योर वाइट है। बिल्कुल सेम फैमिली है, लेकिन इसमें एक पट्टे आ गए, ये नया बर्ड एक निकला है। अच्छा, अच्छा, ये वाइट रेड के सारे वाइट, माशाल्लाह। और ये सारे फीमेल सारे टेस्टेड और रिजल्ट्स वाले हैं। अभी बिल्कुल भी इनमें ऐसा बर्ड नहीं है जो टेस्टेड ना हो। तो अहमद भाई, वैक्सीन वगैरह के हवाले से भी आप प्रॉपरली इसको, वैक्सीनेशन जो है हम ये सीजनल अब नहीं, वैक्सीनेशन जो है इसमें जो मेन बीमारियां हैं उसकी वैक्सीन बाहर से मिल जाते हैं, वो लाइफ टाइम में एक दफ़ा लगती हैं और वही हम मंगा लेते हैं। और पहली दफ़ा आपने क्या करना है कि वो वैक्सीन जैसे ही वो चेवीवैक की, हिप्रा की, वो पूरी कॉलोनी में जितने बर्ड्स हैं उनको आप वैक्सीनेट करते हैं और उसके बाद जो है वो पूरी कॉलोनी आपकी वैक्सीनेटेड हो जाती है। 2 किस्म की वैक्सीन है, वो दोनों लगाएं, उसके बाद लाइफ टाइम वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप ब्रीडिंग करते हैं, जैसे ये यंग बर्ड्स हैं, इनको मैंने ब्रीडिंग के दौरान पैदा होने के बाद जैसे माँ बाप से अलग किया, तो फर्स्ट 30 डेज़ को कुछ नहीं वैक्सीन नहीं लगाते, 31st डे या 35th डे पे सबको इकट्ठा वैक्सीन उसी टाइम लगा लेते हैं। अगर बाहर से भी कोई बर्ड आता है तो पहले वैक्सीनेशन करके फिर इधर अंदर इसको छोड़ते हैं प्रॉपरली तो प्रॉपरली protected करते हैं। अभी इन बर्ड्स में से एक भी बर्ड आपको वैक्सीनेटेड के बगैर जो वैक्सीनेशन ना हो नहीं मिलेगा, विदाउट वैक्सीन के आपको नहीं मिलेगा। तो वो वैक्सीनेशन जो है हम यहाँ पे और भी वैक्सीन यूज़ करते हैं, अक्सर लोगों की प्रैक्टिस है, वो सही नहीं होते। वो हर महीने में वो वाइल में जो है खोल के पानी में डालते हैं, वो तरीक़ाकार नहीं। ये इसका प्रॉपर वैक्सीन मिलता है, वो लें, मंगाएं और लगाएं, आप हमेशा महफूज रहेंगे बीमारियों से। बीमारियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। माशाल्लाह। ये वो बर्ड्स हैं जो मैंने बताया कि हम सीज़न के लिए रेडी कर रहे हैं इसको। हम पर खींचते हैं तो हम काटते हैं उनके पर। अभी इनमें से बर्ड्स हैं जो हम जिनके पर इस टाइम पे मैंने काटे हुए हैं। ये बर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेसिंग बर्ड है, ये मोल्टिंग ऑटोमेटिकली इस टाइम पे कर रहे हैं। बंद करना बस ये सारे अभी तक खाने का टाइम हो गया काफ़ी देर से। और ये देखें इसकी मोल्टिंग चल रही है, 1 2 3 4 5 कलियाँ फेंक चुकी हैं, 6ठी कली आ रही है। ये महीने तक ये 7वीं कली भी फेंक देंगे। हम क्या करेंगे कि इसको अभी एक कैंची किए हुए हैं, इसको डेड हो गए कुछ अरसे में हम ये 1 या 2 पर इसके खींच लेंगे, बाकी पर खुद इसके कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा पर हम इसके नहीं खींचेंगे, लेकिन खींचने से पहले इसको कैंची ज़रूर करते हैं 15 दिन पहले, 20 दिन पहले राइट, काटते ज़रूर हैं ताकि वो डेड हो जाए। तकलीफ कम से कम जो है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस सीज़न के जो लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड है, रेसर है, फीमेल है, ये खेलेगी इस साल इंशाल्लाह। इसकी नोज़ से आपको सेहत का पता चलता है कि ये बिल्कुल प्योर वाइट है। तो अगर ये इसमें थोड़ी सी भी बीमारी हो, ये इंडिकेटर है, इसमें ये डार्क हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको महसूस होता है कि गंदा सा है, तो इसका मतलब है कि बीमारी आ चुकी है या आने वाली है। तो ये बर्ड टॉप कंडीशन में आपको इसकी नोज़ से ये बिल्कुल प्योर वाइट है, आपको नज़र आ रहा है, आंखों से पता चल रहा है। इसके माउथ को आप ओपन करेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो बर्ड्स की कंडीशन इस टाइम टॉप कंडीशन में है बर्ड्स। और सारे बर्ड्स, आपको एक बर्ड भी इस तरह नहीं मिलेगा जिसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो। ये फीमेल्स हैं और साथ मेल्स हैं, जो रेस खेलने वाले जो हैं। ये सारे मेल्स हैं, यही उड़ने वाले जो बस इनको वैसे दिखा देंगे, इनके खाने का टाइम है बेचारे को। ये भी लिखेंगे तो पाँच मिनट लगे। क्या 5 मिनट लगेंगे। क्या करना है? देर कहाँ लगेगा? तुम ना जरा थोड़ा सा आप ऊपर खड़े हो गए ना, ये खत्म कर ये लेना। खत्म करना है। तो दोस्तों, आपने सैयद अहमद वली डार ऑफ कोयटा रेसिंग पिजन के हवाला से
मेरा ख्याल में मैंने गुजरात से जो बात की थी कि मेरे इस मजमून का ये जो चैप्टर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा चैप्टर भी आज वो कंप्लीट हुआ है। और मैं कहाँ तक इसमें मैं कामयाब हुआ हूँ, आप लोगों को रेसिंग पिजन के हवाले से आगाही देने के लिए बाल अब आपके कोर्ट में है। मैं सैयद अहमद वली साहब का, इनके क्लब के तमाम मेम्बरान का और बशमूल रेसिंग पिजन से तल्लक रखने वाले जितने भी शौकीन हजरात कोयटा से उनका तल्लक है, उनका शुक्रिया अदा करते हुए इनकी प्यार मोहब्बतें समेटते हुए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो आखिर में अहमद वली भाई से फिर मेरी ये गुजारिश होगी कि दो गोल्डन वर्ड्स फॉर मी, फॉर शौक, यू कैन से, शौक के लिए कोई गोल्डन वर्ड जो हैं वो आप एक यादगार बना दें हमें। दो वर्ड्स तो बहुत कम है आपको डिफाइन करने के लिए। एक रिस्पेक्ट और शुक्रिया। अभी मैं एक रिस्पेक्ट आपको कहता हूँ कि रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट भी वो लफ्ज़ में जो है वो समेट नहीं सकते जितना रिस्पेक्ट हमारी आपके लिए है। और दूसरा लव, प्यार जो आप लेकर आए हैं और लोगों को यहाँ पे का शौक़ करवाया है पिजन का, तो आप इस फील्ड में जो परिंदों के साथ जो मोहब्बत है हमारी, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों की भी ज़्यादा बढ़ गई। वीडियोस देख के इंशाल्लाह और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी पूरे पाकिस्तान में। तो आपके लिए दो लफ्ज़ हैं, एक रिस्पेक्ट है, एक प्यार है हमारी तरफ से, बलूचिस्तान BPRC की तरफ से। तो दोस्तों, मैं अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ सैयद अहमद वली लाफ्ट कोयटा आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ सैयद वली अहमद वली आप कोयटा उनकी लाभ से आप दोस्तों का प्यार समेटते हुए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने इतनी गूनागूं मसरूफियात के बावजूद इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम दिया और मेरा जो शौक़ था उसको आज सैयद अहमद वली भाई ने पूरा किया है। थैंक्स अ लॉट जी।